हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं शकील अहमद और पिछले कुछ दिनों से हम यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने समुद्र मंथन सीरीज एक शुरू की जिसमें मेंस के लिए हमने कुछ सिलेबस को देखा, बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत डीप में सिलेबस को देखने की कोशिश की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के तौर पर किए। आगे जब हम जो जनवरी में लिखना सीखे 2.0 वाला प्रोग्राम आने वाला है, तो यूपीएससी मेन समुद्र मंथन की वीडियोस जो है वहां पर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपनी मेंस की तैयारी करनी है। दूसरी बात, हमने समुद्र मंथन जो प्रीलिम्स का था उसको लेकर हमने ये किया था कि जो पीवाईक्यूज है, पिछले 10 सालों के जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में, उनका एक डिस्कशन हमने शुरू किया था और इंडियन पॉलिटी के 10 सालों के क्वेश्चंस हमने कर भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये निकल कर आई कि क्वेश्चंस का डिस्कशन तो चलता रहेगा और ये लंबा चलने वाली चीजें हैं। जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, अगर मैं 10 सालों का क्वेश्चन डिस्कशन आपके लिए लेकर आऊंगा तो कम से कम भी उसके लिए 5 से 7-8 वीडियोस की जरूरत होगी और ये एक लंबा चलने वाला समय है। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो लगभग 150 दिन के आसपास आपके पास प्रीलिम्स के लिए हैं। ठीक है, तो क्या यह ठीक रहेगा कि हम धीरे धीरे पीवाईक्यूज का डिस्कशन करें, या उससे पहले समुद्र मंथन कुछ इस तरह का किया जाए कि प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हुए हमें कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टारगेट करना है और कौन से सब्जेक्ट के पर्टिकुलर कौन से टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि हमारा प्रीलिम्स आसानी से निकल सके, तभी तो हम मेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने एक काम ये किया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के को लेकर जो सिलेबस है हमारा, उसको देखते हुए और पिछले प्रश्नों के एनालिसिस के आधार पर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन सब्जेक्ट्स का एनालिसिस हमने करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाला जो प्रीलिम्स है 2023 का, वह हमारा थोड़ा आसान हो सके, थोड़ी आपकी तैयारी टारगेटिव हो सके कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हुए कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसलिए ये समुद्र मंथन वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स का आज का, क्योंकि ये पहला वीडियो है एक तरह से, तो इसमें हम थोड़ा पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए। ओके, फिर हम सब्जेक्ट वाइज आगे बढ़ेंगे, 4-5 वीडियो इसके आएंगे छोटे छोटे, ताकि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई को टारगेटिव कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आप बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या लिखा हुआ है, तो ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए कहा गया है सिलेबस में। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, यानी भारत की जो इतिहास है, भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की जो बात होती है उसके बारे में। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और एक और है जनरल साइंस। यहाँ पर जनरल साइंस भी आपको सिलेबस में दिया गया है। ये तो हमारा सिलेबस है जो कि हर यूपीएससी एस्पायरेंट को पता है। अगर वो थोड़ा सा सीरियस एस्पायरेंट है तो वो सिलेबस जरूर देखता है। हालांकि हमारे हिंदी माध्यम में बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी तैयारी करते हैं कि उन्हें सिलेबस का कुछ पता ही नहीं है, जो भी पढ़ा दिया जाता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस के बाद में देखें किसे ज्यादा टारगेट करना है, इतना जो हमारा सिलेबस है 200 मार्क्स का जो हमारा प्री होता है, उसमें कितने नंबर लाना है हमें प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, यहां पर आपको देखना चाहिए। अगर 2021 की कट ऑफ की मैं बात करता हूं, 2021 की जो कट ऑफ है, आप देखिए सिर्फ 200 में से आउट ऑफ 200 मार्क्स कितने हैं, 87 या 88 आप मान सकते हैं कि जो 200 में से 88 नंबर जो लेकर आ रहा है उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है। यानी कितना आसान कहोगे या इस एग्जाम को कितना टफ कहोगे कि इतने नंबर भी हर कोई ला नहीं सकता। इसलिए ला नहीं सकता कि आप प्रीलिम्स की तैयारी टारगेटिव नहीं करते हैं। यह ठीक है कि अगर आप 1.5 या 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है, क्योंकि आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, मेंस को आपको टारगेट बनाना होता है। लेकिन जब आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे होते हैं तो आपको
प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले अपनी तैयारी को इस तरह से देखना होता है, इस तरह से उसमें चेंजेस करने होते हैं कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना होता है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, अपने पढ़ाई के दौरान उन टॉपिक्स को भी पढ़ रहे होते हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में उनका काम नहीं है। यहाँ पर हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 150 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है, अभी आप मेंस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए, लेकिन जैसे ही आपके पास 100 दिन बचते हैं, अगर आपने पहले कभी यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं दिया है या अभी तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है और आपके इतने कम नंबर आते हैं कि आप दूर दूर तक कट ऑफ के नजदीक नहीं होते हैं, तो आपको 100 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। आप देखिए 2020 में कितना था, 92 था, 2019 में 98, 2018 में भी 98, और अगर हम 2022 की कट ऑफ देखेंगे ना तो वो भी इसके आसपास ही रहने वाली है, 90, 92 इतना ही रहने वाला है, क्योंकि वो पेपर भी काफी टफ था अगर देखा जाए तो। ओबीसी, एससी, एसटीज की और ईडब्ल्यूएस की भी आप देख सकते हैं। तो हमें पता चलता है कट ऑफ देखने से कि आपको कितने नंबर की जरूरत है निकालने के लिए। आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन अगर आपके 88 या थोड़ा सा सेफ खेलते हैं हम, अगर आपके 100 मार्क्स आते हैं ना, इसमें 50% मार्क्स अगर आप ला पा रहे हैं, तो आपका चांसेस है पूरी तरह से कट ऑफ में आने का, आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का, ठीक है। और जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, आपका मेंस कितना ही ज्यादा मजबूत हो, आपकी आंसर राइटिंग कितनी ही ज्यादा अच्छी हो, आप कोई फायदा उसका है नहीं, ठीक है। तो कट ऑफ का हमने देख लिया। आगे देखें, अगर प्रायोरिटी अगर हम डिसाइड करें कि किस तरह से, किस प्रायोरिटी से हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी से और थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम्स को भी इसमें ऐड कर लें तो कम से कम आपको 15 से 20 तक क्वेश्चन प्रीलिम्स में, 15 से 20 तक क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इकोनॉमी से। और हमने देखा हमें टोटल सही कितने करने हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। अगर 50% हमारे कटने के बाद में, नेगेटिव मार्किंग के बाद में 50% सही हो रहे हैं, तो आप क्या कर ले जाओगे, कट ऑफ को क्लियर कर ले जाओगे। हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी में भी 2022 में जरूर 11 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ से 22 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं, 17 भी आए हैं, कई बार 16 भी आए हैं। तो अगर हम एवरेज बनाएं तो 12 से 16, मैं थोड़ा सा इसका दायरा बड़ा रख रहा हूँ, थोड़ा कम तक भी जाता है, ज्यादा तक भी जाता है। एवरेज आप देखेंगे कि 12 से 16 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। एनवायरनमेंट की जब आप बात करते हैं तो निसंदेह यहाँ से 14 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक एवरेज हम लगा रहे हैं, हो सकता है कई बार आपको 10 भी देखने को मिले होंगे, हो सकता है कई बार आपको 25 भी देखने को मिल गए होंगे, लेकिन एक एवरेज लेके चले हर साल का या पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस का, तो इतना होता है कि 14 से लेकर 18 क्वेश्चन तक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, और क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा फैक्चुअल है, या फैक्चुअल तो नहीं है लेकिन इसमें अपडेट्स बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि फैक्चुअल उन लोगों के लिए है जो किसी वनडे एग्जाम की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेट्स पूछी जा सकती है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर शासक का कोई पर्टिकुलर काम पूछा जा सकता है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी के दौरान तो आपको समझ होनी चाहिए हिस्ट्री की, किस तरह से चेंजेस होते गए हैं समय के साथ में, और उन चेंजेस ने वर्तमान में हम पर क्या प्रभाव डाला है ना, इस तरह के। तो हिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप एवरेज लगाएंगे तो 17 क्वेश्चंस तक यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 12 से 16 क्वेश्चन आप यहाँ पर भी लेकर चल सकते हैं। फिर आप देखें जनरल साइंस, जनरल साइंस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हालांकि हमारे सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कही गई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कही गई है, वो आती है करंट अफेयर्स। तो जो कहीं पे भी नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में, वो करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाता है। तो साइंस एंड टेक, और यहाँ से भी आपसे 10 से 12 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं, आराम से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जियोग्राफी से भी अगर आप देखेंगे तो 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो भी बच जाता है मिसलेनियस में, जो इन सब्जेक्ट से इंटरलिंक नहीं होता है, उसे हम करंट अफेयर्स के तौर पर विविध में रख लेते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें कि हमें कहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कहां पर हम थोड़ा कम ध्यान देते हुए भी प्री क्लियर कर सकते हैं, तो देखिए हमें 50 क्वेश्चन करेक्ट करना है,
और आप एक एवरेज अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, आप ऐसा माइंड लेके चलिए कि 20 क्वेश्चंस तो हमें स्किप ही करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आ रहा है क्वेश्चन तो भी स्किप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका माइंड समझ ही नहीं पाता है कि इससे पहले तो ऐसी बात हमने सुनी ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपने कभी सुना ही ना हो, जो आपको बहुत टफ लग रहा हो, उनको तो स्किप कर देना है। डायरेक्ट आपके पास इतनी छूट होती है क्योंकि हमें कट ऑफ कितनी निकालनी है, 50 क्वेश्चन हमारे सही होने। अब आप कर रहे हैं 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। अगर इन 80 में से आपके 20 से 22 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं ना, तो भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अब इन 80 क्वेश्चंस को आपको कहां पर और किस तरह से निकालना है, आपको कौन सा पक्ष अपना मजबूत रखना है, तो उसमें मैंने ये प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट सेट किए हैं। क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे जो हमारा सिलेबस है उसमें ये सीक्वेंस नहीं है। मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज चीजें देखने के लिए इनको इस तरह से रखा है। क्या है, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 से 20 तक। और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा लग सकता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, लेकिन आप इसको अगर बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि देखो पढ़ना तो सभी है, पढ़ना तो सभी है। आप किसी के भी बारे में कहेंगे कि ये समझ में नहीं आता तो काम होना नहीं है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट प्री और मेंस में सेम बराबर इंपॉर्टेंट है, तो कुछ सब्जेक्ट मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पढ़ना तो सभी है। तो अगर आप इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर लेते हैं, इकोनॉमी में सवाल कैसे आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है इकोनॉमी के, तो आप जो 15 से 20 सवाल आते हैं इसमें से 10 से 12 सवाल आप सिर्फ इकोनॉमी के बेसिक से सोल्व करके ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप हम देखें कि 18 सवाल आ रहे हैं इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम से, और इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपका इसका बेसिक क्लियर है, इसके कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आप आराम से 10-12 क्वेश्चन तो बहुत इजीली करके ले जाएंगे। फिर हमें करंट अफेयर्स भी तो पढ़ना होता है, तो करंट अफेयर से भी मिला के अगर 18 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप 15 क्वेश्चन बहुत आराम से आप यहाँ पर बहुत इजीली आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ा जाए। अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे कि इकोनॉमी के कौन से पोर्शन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है प्रीलिम्स को निकालने के लिए। फिर बात करें इंडियन पॉलिटी की, 12 से 15 16 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन भी किए हैं क्वेश्चंस, और जो लास्ट वीडियो था उसका 2013 और 14 के क्वेश्चन डिस्कशन का, उसके लास्ट में लगभग 38 मिनट की वीडियो के बाद में, 54 मिनट का वो वीडियो है, तो 38 मिनट तक तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि हमने पॉलिटी के, जिस तरह से आज हम करने वाले अदर सब्जेक्ट का, पॉलिटी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो प्रीलिम्स में जाने से पहले आपको तैयार कर लेना है, तो वह हमने बता दिया। और सेम सिचुएशन पॉलिटी की भी है, करंट अफेयर से इंटरलिंक होकर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जैसे राज्यपाल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया, तो हो सकता है राज्यपाल कहीं ना कहीं विवादों में रहा हो, चर्चा का विषय रहा हो, लेकिन अगर आपको बेसिक समझ है इंडियन पॉलिटी की, बेसिक समझ अगर आपको है, तो आप उसको बहुत इजी वे में करके ले जाएंगे। क्योंकि बेसिक आपको पता होगा तो करंट अफेयर्स आपका डील हो जाता है इन सब्जेक्ट्स में। फिर हम बात करें एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट में ऐसा है, एनवायरमेंट पूरा लगभग मैं कहूं 80% एनवायरमेंट डिपेंड करता है करंट अफेयर्स पर। पिछले 1 या 2 सालों में कौन कौन से समझौते हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर, मरुस्थलीकरण को लेकर, या पर्यावरण संरक्षण के किसी भी एस्पेक्ट्स को लेकर, है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रदूषण के बारे में क्या स्थिति है, कोई नई रिपोर्ट आई है क्या, है ना, यूएन का कोई इस तरह का समझौता हुआ है, कोई पहल हुई है, जैसे अभी ग्लासगो में समिट हुआ था, अभी इस बार COP27 हुआ है, उसके बारे में चीजें आ सकती है। साइट्स कन्वेंशन अभी चर्चा में था, IUCN की रेड लिस्ट हमेशा चर्चा में होती है, कोई नई प्रजाति आई है। तो एनवायरमेंट आपको हमेशा हमेशा लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनवायरमेंट के सिर्फ करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर्स तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। फिर हिस्ट्री की हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा फैक्चुअल हो सकते हैं ना,
थोड़ा सा चीजों को याद रख सकने वाली स्थिति अगर आपकी है, तो यहाँ पर आप 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। 20 तो हमें छोड़ना ही है, तो 10 से 12 आप यहाँ पर बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के आप 15 में से 12 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, पॉलिटी के 15 में से 12 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, एनवायरमेंट के भी 12 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो 12 36 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर सही हो गए। ठीक है, हिस्ट्री के अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग 50 क्वेश्चन का आंकड़ा आपका पहुंच जाता है। अब कुछ गलत भी तो करने हैं, हो सकता है, और करते नहीं हम, गलत हो जाता है चीजें, क्योंकि हम थोड़ा पेशेंस नहीं रखते अपने आंसर राइटिंग के दौरान, या जब हम आंसर लगा रहे होते हैं, आंसर टिक कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता, थोड़ा एक से दोबारा हम सोचते नहीं है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले उसे 2 बार या 3 बार पढ़ लें, तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो जल्दबाजी में गलत होते हैं वो नहीं होंगे। भले आपको एक बार पढ़ने में लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप उसे 2 बार या 3 बार पढ़ने की हैबिट बना लेते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन जो जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं, बाहर आके पता चलता है अरे यार इसमें ये वाली मिस्टेक थी, टेक्निकल मिस्टेक थी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब आप बाहर आके ये पछतावा करते हैं, अगर आप एक बार वहां पर 1 मिनट लगती है किसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने में, ठीक है, तो अगर आप उसको सही से पढ़ें, 2 बार या 3 बार पढ़ें, तो आपकी वो मिस्टेक्स नहीं होगी। आपका दिमाग आपको सचेत कर देता है दूसरी या तीसरी बार में। यहाँ पर साइंस एंड टेक आपको पूरी तरह से करंट अफेयर से मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का लीड मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी का बेसिक पढ़ लें, अगर हम पॉलिटी का बेसिक पढ़ लें, अगर हम एनवायरनमेंट का थोड़ा बेसिक लेकिन करंट अफेयर्स को ध्यान दे रहे हैं, तो एनवायरनमेंट हो जाएगा। और अगर हम हिस्ट्री का बेसिक पढ़ लें, बेसिक याद भी रखना है, समझना भी है, कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। अगर इन चीजों को पढ़ लें, बेसिक को, बेसिक किस किस का ध्यान रखना है, पीटी निकालने के लिए किस किस का ध्यान रखना है, ये बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, पढ़ना तो आपको सभी चाहिए, लेकिन अगर हम बेसिक पढ़ लें इकोनॉमी का, दिख रहा है, हाँ, अगर हम बेसिक पढ़ लें इंडियन पॉलिटी का, अगर हम बेसिक पढ़ लें इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री तो जो भी है यही है, बेसिक और एडवांस हिस्ट्री। हाँ, करंट अफेयर से जो पार्ट टच होता है ना, वो होता है आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का। इसको भी देखेंगे जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, उसको भी देखने वाले हैं। और अगर हम जो साइंस एंड टेक है उसको तो करंट अफेयर से देखा जा सकता है, और आप थोड़ा सा जियोग्राफी तो देखते ही हैं। हालांकि मैं जियोग्राफी को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, हो सकता है आप लोगों को लगे मेरी ये बात ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जियोग्राफी भी आपको देख लेनी चाहिए। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चले, और चौथा जो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक है, उसका मैक्सिमम पार्ट जो करंट अफेयर से आता है, यानी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, इनको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद में अगर आप पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देख रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स शायद नहीं रुकना चाहिए, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी को लेकर ईमानदार हैं तो। फिर मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होता है तो आप उसको करके ले जाते हैं। तो अपना टारगेट बनाइए, 100 में से 20 को स्किप कर सकते हैं हम, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारे तो इतने सारे क्वेश्चन तो हमें आए ही नहीं आए तो छोड़ देंगे। फिर 80 क्वेश्चन में से भी 20-22 क्वेश्चन गलत करने की सुविधा हमें प्राप्त है, अगर इतने गलत भी होते हैं तो भी आपको टेंशन नहीं है। अब अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं अपनी 1.5 साल की तैयारी के दौरान, तो फिर शायद आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में हैं। अब हम बात करेंगे आज किस सब्जेक्ट की, इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या होना चाहिए पता, इंडियन इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो आपको जो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना, तो सिलेबस सारा ही है, वही बात है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, या मैं कहूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र,
इसकी जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मांग और पूर्ति, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, बाजार तंत्र क्या है, किस तरह से काम करता है, इसकी एक समझ आपको होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय वाला जो बात है, इंडियन इनकम, सॉरी नेशनल इनकम, जैसे जीडीपी की बात हो गई, एनडीपी की बात हो गई, है ना, नेशनल इनकम की बात हो गई, किसे कहते हैं नेशनल इनकम। इतने जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ये जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, है ना, ये फैक्टर कॉस्ट पर है, मार्केट वैल्यू पर है, किस तरह से स्थिर मूल्य पर है, इन सब चीजों को आपको एक समझ आपकी रहनी चाहिए, इसको लेकर, जीडीपी वगैरह को लेकर। ये प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें मौद्रिक प्रणाली की, जो हमारी मौद्रिक प्रणाली है भारत की, मनी सिस्टम जो है हमारा, जिसमें अगर हम बात करें कि मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई किस तरह से होती है, क्या है, ठीक है, इसकी अवधारणाएं क्या है, M1, M2, M3, M0, ये सब क्या है, इनके बारे में आपको पता हो। मौद्रिक नीति के बारे में आपको पता हो, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कितने समय में मीटिंग्स होती हैं, क्या इनकी संरचना है, इस तरह की चीजें, कितने प्रकार की होती है मौद्रिक नीति, कितने प्रकार की होती है। ये मैं जो इतना बोल रहा हूँ ना, ये जैसे मैंने इसके बारे में बोला, मांग आपूर्ति के नियम, ये सब ये एक ही टॉपिक के अंदर है, तो मैं आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन जब आप तैयारी करने उतरेंगे तो आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है और हमने बहुत कम और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स को यहाँ पर देखा है। मौद्रिक नीति के प्रकार हम देख लेंगे, और मौद्रिक नीति के उपाय क्या क्या होते हैं, SLR, CRR, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या है, MSF क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको देखना होता है। मौद्रिक प्रणाली को आपने देख लिया। फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है, महंगाई के बारे में, मुद्रास्फीति की जो बात होती है, मुद्रास्फीति या अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, जो डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, इनकी जो अवधारणाएं हैं, बहुत तरह की जो अवधारणाएं, कौन कौन से जो टर्म्स हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, है ना, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये सब क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में जो टर्म्स हैं, जो चीजें हैं, वो आपको पता हो। ठीक है। इसका मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनके कितने तरह के ये इंडेक्स होते हैं, कौन लागू करता है, महंगाई की अभी दर क्या चल रही है, महंगाई किस तरह से हमारे महंगाई का ट्रेंड क्या रहा है, बढ़ने का या कम होने का, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो आप चीजें आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करें जो वित्तीय संस्थान होते हैं, वित्तीय संस्थान जैसे बैंक्स हो गए, और डीएफआई भी जो होते हैं ना, डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विकास वित्त संस्थान, जो किसी संस्थान को लोन देती है, किसी संस्थान के कर्जे को लेकर, जैसे सिडबी हो गया, ठीक है, आईडीबीआई हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, वहां पर भी ये भी आपको पता होनी चाहिए। बैंक्स में हमारा जो बैंक ऑफ बैंक्स है, आरबीआई, आरबीआई को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, आरबीआई का काम करने का तरीका क्या, किस तरह से काम होता है, कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा। अब बैंकों के प्रकार किस किस तरह के बैंक है, सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उनकी जो चीजें रहती है कि उनकी अधिकारिता किस तरह से, उनका विनियमन कौन करता है, आरबीआई भी करता है, सरकार भी करती है क्या, ठीक है, उनके अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है, इस तरह से बैंकिंग सुधार के लिए अभी तक कौन कौन सी समितियां बनी हैं, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंक, उनके उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें वित्तीय बाजार की, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंस मार्केट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार, मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, पूंजी बाजार, क्या फर्क है दोनों में, किस किस कौन कौन सी चीजें निर्धारित होती है, मनी मार्केट में किस तरह की चीजें आती है, कैपिटल मार्केट में क्या आता है। और फिर यहीं पर अगर हम थोड़ा जोड़ दें, जैसे सिक्योरिटीज इसमें आ जाएगा, सिक्योरिटीज का जो मार्केट है
शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं और भी जो बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में किस तरह की चीजें हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड हो गए, कौन कौन सी चीजें इन पर इंटरेस्ट लगता है या डिस्काउंट पे जाता है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, इन सब के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, है ना। ये कुछ चीजें आप रटने की भी कह सकते हैं और बहुत कुछ इसमें समझने का भी आपको मिलता है। फिर वही डेरिवेटिव्स मार्केट जो होता है, जो रिस्क को कम करने के लिए पहले से बोली लगा दी जाती है, कहीं पर फॉरवर्ड है, इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो शेयर मार्केट का लेन देन जहां पर होता है, स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, वर्तमान में भारत में स्टॉक्स की एक्सचेंजेस की क्या क्या स्थिति है, उनके बारे में आपको चीजें पता हो इस तरह से। तो आप लिखते रहना इनको जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ में, और कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। और जब आप किसी पर्टिकुलर बुक से या पर्टिकुलर किसी लेक्चर से आप ये चीजें देखते हैं तो इनको जरूर इंश्योर करना कि जो हमने बात की है वह आपने चीजें तैयार की है या नहीं की है, ठीक है। बुक में तो सभी मिल जाती है, लेकिन आजकल जो लेक्चर्स होते हैं वह हो सकता है कि आपको सारी चीजें उसमें इंक्लूड ना की जाए, ठीक है। तो वहां पर आपको पूरा अच्छी तरह से इंश्योर हो जाना है कि ये सारी चीजें हमारे सिलेबस के में जब हम कवर कर रहे हैं तो हमारी नोटबुक में नोट्स के रूप में होनी चाहिए, वरना हम फिर कहीं ना कहीं मात खाने की स्थिति में रहेंगे। और फिर हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको किस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको पूरा एक एनालिसिस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फाइनेंस मार्केट की बात होगी। फिर जो हमारे सरकार की राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, बजट के बारे में, कितने प्रकार के बजट हो जाते हैं, किस किस तरह के, जेंडर बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, आउटपुट बजटिंग क्या है, इस तरह की चीजें अगर आप देखें। बजट घाटे कितनी तरह के हैं, हमारा जो बजट घाटों से रिलेटेड जो FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, FRBM एंड बैंकिंग मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट जो 2003 वाला है, उसमें किस तरह के प्रावधान है, कौन सी समितियां बनी है बजट घाटों को लेकर, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग सुधार के बारे में भी इस तरह के आपको चीजें पता हो। फिर हम देखें करारोपण की जो बात होती है भारत में या वर्ल्ड में, टैक्सेशन का क्या स्थिति है भारत में वर्तमान में, किस किस तरह के टैक्स लगते हैं, कौन से टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू आता है, ओके। और किस तरह के सुधार हमारे ओवर द ईयर किए गए हैं टैक्सेशन की स्थिति में लेकर। GST आया है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस की क्या स्थिति है, कौन इनको रेगुलेट करता है, कौन सी अथॉरिटी का क्या काम है, अपील अगर करनी हो तो कहाँ होती है, इस तरह की सारी चीजें। वर्ल्ड लेवल पर टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या चलाए जा रहे हैं, पोएम क्या है, POEM पोएम क्या है, BEPS क्या है, बेस एरोइजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है टैक्सेशन को लेकर। जो डबल टैक्सेशन वाला एग्रीमेंट है वह क्या है, ठीक है। और बैंकिंग में अगर आप फिर देखते हैं तो एक बेसल नॉर्म्स भी आते हैं, बेसल नॉर्म्स के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो करारोपण के बारे में भी ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो आप आराम से चीजें कर सकते हैं। राजकोषीय नीति, करारोपण। फिर अगर हम बात करें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, और जो विनिमय दर है हमारी, एक्सचेंज रेट, डॉलर रुपये की विनिमय दर, ठीक है, कब बढ़ जाती है कब घट जाती है। अगर कहीं पर जैसे इस तरह का आता है कि कोई स्थिति है, अमेरिका के बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है तो भारत में उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे निवेश पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस तरह की चीजें हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो विदेशों से हमारे व्यापार हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो आयात निर्यात की बात है वह हमें किस तरह से समझ में आना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। आपका फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से बढ़ रहा है या किस तरह से घट रहा है, कौन कौन सी स्थितियां हैं जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो हम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जब आप इन टॉपिक्स को, पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठा के पढ़ेंगे तो आपको चीजें आराम से निकल कर सामने आएगी, बहुत इजी आपको लगने लगेगा कि हाँ हम जो सर ने बताया है वह आराम से हम करने की स्थिति में हैं, ओके। फिर फॉरेन ट्रेड की भी हमने बात कर ही ली है। फॉरेन ट्रेड जो
विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है। इसके अलावा जैसे फॉर एफडीआई आता है, एफपीआई आता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आता है, उनकी स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर से भी ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट, इनका बेसिक अगर आपको पता होगा तो करंट अफेयर्स वाली चीजें ज्यादा आसानी से आपको याद भी रहेंगी और ज्यादा बेहतर आप उसको कर भी पाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। फॉरेन ट्रेड के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे अगर हम पर्टिकुलरली इकोनॉमी को टारगेट करें तो वर्ल्ड बैंक हो गया। वर्ल्ड बैंक के अलावा जो हमारा आईएमएफ है, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। डब्ल्यूटीओ के को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डब्ल्यूटीओ में किस तरह की सब्सिडीज है, कौन कौन से समझौते हैं, ट्रिप्स समझौता है, ट्रिम्स है, और भी किस किस तरह के समझौते उसको लेकर है। कृषि में जो सब्सिडीज दी जाती है उनका क्या रूप है, एम्बर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है ना, ब्लू बॉक्स है। इस तरह की जो सब्सिडीज हैं इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इनको डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में किस किस तरह के रिफॉर्म्स भारत करना चाह रहा है, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे से होने की आवश्यकता है। फिर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर हम इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं और जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। जियोग्राफी में हम वो एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें पता होने चाहिए, जैसे फसलों का पैटर्न क्या है, खाद्यान्न फसलें किस तरह की हैं, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलों में भारत की क्या स्थिति है, इस तरह की। और इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि जो फसलों का पैटर्न है, या हमें किसानों को बेहतर बनाने के लिए उनको लेकर, कृषि को लेकर भारत में किस किस तरह की पहलें, किस किस तरह की योजनाएं, कौन से कार्यक्रम ये चलाए जा रहे हैं, और उनसे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो किसान नहीं है, लोगों पर हमारे निर्यात की स्थिति किस तरह की होगी, भारत की वर्ल्ड लेवल पर स्थिति क्या होगी कृषि के मामले में। इस तरह की जो चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देती है, वो हम पढ़ते हैं किस पर, इकोनॉमी में। कुछ योजनाएं हो गई, इस तरह की चीजें यहाँ पर। और जो एक बहुत ही इकोनॉमी में जो आपको पता होनी चाहिए, जो बेरोजगारी के बारे में हम पढ़ते हैं, बेरोजगारी, बेरोजगारी हो गई, असमानता हो गई, और असमानता, बेरोजगारी और गरीबी जैसी चीजें, यानी मानव विकास, समावेशी विकास, ठीक है, सतत विकास, संवहनीय विकास, सतत विकास एक ही चीज होगी। इन सब की चीजों में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और जो विकास से संबंधित जो कुछ अवधारणाएं हैं हमारे पास, भारत में गरीबी के क्या कारण है, गरीबी किस किस तरह की, सॉरी, बेरोजगारी किस किस तरह की हो जाती है, बेरोजगारी के क्या कारण है, असमानता इतनी क्यों है, असमानता कम होने के लिए क्या किया गया है। गिनी कोफिशिएंट आता है एक असमानता को मापने के लिए, ठीक है, फिलिप वक्र भी बेरोजगारी वगैरह से रिलेटेड संबंधित है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो इन चीजों को अगर आप देख लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होते हैं, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, लगभग 150 दिन आपके पास है। अगर आप अभी से इन चीजों को तैयार करना शुरू करें तो आप प्रीलिम्स 2023 तक एक बहुत ही अच्छी स्थिति में अपने आप को पाते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन था। पहले हमने पूरा एक ओवरव्यू भी लिया कि पिछले सालों में किस तरह कट ऑफ रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करने हैं। उसके बाद में हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में चीजें पता की। ठीक है, तो ये वीडियो शायद हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन ये आवश्यक था आपको चीजें पता होना। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे अदर सब्जेक्ट की,
फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो PYQ डिस्कशन का जो लास्ट वीडियो है 2013 और 2014 के क्वेश्चन डिस्कशन का, आपको थंबनेल में नजर आ जाता है 2013 और 2014 के क्वेश्चन। उस वीडियो के लास्ट में जो बात हमने की है वो इसी तरह की बात की है कि इंडियन पॉलिटी को तैयार करते हुए हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमने इंडियन इकोनॉमी की बात कर ली। अब हमारा तरीका क्या होगा, कुछ दिन लगेंगे, 4-5 दिन, हमारा पॉलिटी का प्रीवियस का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। अब आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर काम करना शुरू कर देंगे। इधर अगर आप कहेंगे तो हाँ, ये एक बात थी कि जो PYQ डिस्कशन हम कर रहे हैं उस पर आपका रिस्पॉन्स अदर के मुकाबले थोड़ा सा धीमा आ रहा है, या तो शायद आपने PYQ डिस्कशन PYQ ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, या फिर आप अपने स्ट्रेटेजी में उसको शामिल नहीं मानते। और मेरा यकीन मानिएगा, अगर आपने PYQ ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक PYQ पढ़ा भी नहीं है और आपकी स्ट्रेटेजी में भी शामिल नहीं है तो आप कमजोर रह जाएंगे। ठीक है, PYQs आप जरूर तैयार कीजिए। मेरा अच्छा नहीं लगता, कहीं और से कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ओके, तो ये था PYQ की बात हो गई। तो अगर आप जब ये सब टॉपिक्स तैयार कर रहे होंगे, दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे, क्योंकि आपका रिस्पांस धीमा है, अगर आप डिमांड करते हैं तो यहाँ पर मैं PYQ डिस्कशन भी कराता रहूंगा। तो दोनों चीजें जब आपकी एक साथ चलेंगी, टाइम से हम प्रीलिम्स तक बहुत आसानी से पहुंचेंगे। बार बार रिवीजन करेंगे उस चीज का, तो आपका प्रीलिम्स आसान हो जाएगा। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, वापस मास्क लगाना शुरू कीजिए, वापस अपनी सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को अपनाइए, क्योंकि चीज़ें चाइना में ख़राब हो रही है, हमारे यहाँ भी खुदा ना करे लेकिन हो सकता है। तो अपना ख्याल जरूर रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।